हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास में एक ऐसा रियल टाइप का फुल पेपर सोल्यूशन करेंगे जो कि आपके शिफ्ट के लिए 20 से 25 नंबर का इजाफा करा सकता है। तो जितने भी टॉपिक से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जितना भी आपका सिलेबस होने वाला है, सारे सिलेबस के क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जीके क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश रहेगा, उसके बाद रीजनिंग रहेगा, उसके बाद आपका मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस क्लास में एक्सपेक्टेड 51 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 30+ स्कोर सही करने का होगा। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का पेपर जो 4 फरवरी से शुरू होगा, जो पहले दिन का पहले शिफ्ट में होगा आपका पेपर, 90 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। इन्हीं 90 मिनट में आप सभी को 25 क्वेश्चन जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। 90 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा जो कि 90 मिनट का टाइम रहेगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ये माइनस मार्किंग होता है केवल आपका जीके में होता है और इंग्लिश में होता है। लेकिन जो पहला सेक्शन होता है आपका पेपर रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो पहला सेक्शन को आपको हल करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा रीजनिंग और मैथ का। दूसरा सेक्शन हल करने के लिए भी आपके पास पूरे 45 मिनट का समय रहेगा, जो 25 क्वेश्चन जीके रहेंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश रहेंगे। तो इस तरह से आप सभी का पेपर होगा। जैसे जैसे आपके पेपर में सवाल पूछेंगे वैसे ही प्रश्नों का पेपर हम लोग आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का ये क्लास पूरा देखेगा और लास्ट जो 51 क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो भी मैथ का सवाल रहेगा। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक क्लास सुबह 8 बजे और एक शाम 7 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है और हमारा टारगेट केवल एक ही, वो है 4 फरवरी। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? बताएंगे आप सभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना था? तो 22% था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो पुनः चुनाव के लिए पात्र होंगे? तो यह अनुच्छेद 57 में वर्णन हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो साथियों, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है? तो साथियों, द नेमसेक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये झुंपा लाहिड़ी ने लिखा है द नेमसेक पुस्तक को, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी? तो इनमें से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति चुनाव ये नहीं ली गई है, संसदीय स्वरूप भी नहीं ली गई है, मौलिक अधिकार भी नहीं ली गई, लेकिन जो कैबिनेट प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, पेशावर के युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? बताएंगे आप सभी। पेशावर के युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच किस वर्ष में लड़ा गया था? तो वर्ष 1001 में लड़ा गया था। तो इस तरह से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, नीना प्रसाद को किससे उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो बताइए, नीना प्रसाद को किससे उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो उन्हें मोहिनी अट्टम के लिए भाई संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या था? बताइए, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या था?
तो एमिल जेनिंग्स था, याद रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, रोवर्स कप। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों, जो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए आप सभी का मेन सब्जेक्ट है, जिससे आप सभी का रिजल्ट बनता है, जिससे आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्त। आप सभी को हम पूरी 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आपने अपने पेपर में बैठने से पहले ये पूरा 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया, जीके जीएस करंट अफेयर का पूरा 500 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया और इंग्लिश का आपने पूरा 500 क्वेश्चन तैयार कर लिया, तो समझिए लगभग आपका जो है कि एमटीएस हवलदार का पूरा सिर्फ अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें जो आपका 1000 क्वेश्चन मिलेंगे ना, इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो कि आपके शिफ्ट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड साबित हो सकता है। एसएससी के नए पैटर्न को देखते हुए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टेस्ट में रखा गया है। तो साथियों, ये टेस्ट आपके लिए हमने 50 रुपीज़ का कर दिया है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये अपने पास मंगाना है। टीम को हमने बोल दिया है, कोई भी स्टूडेंट मैसेज करेगा तो सबसे पहले उसको टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, तो जल्दी से जल्दी उनको दिया जाए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्त मेरे, आप इस नंबर मैसेज करिए और अपने पेपर में बैठने से पहले एक नज़र में इस टेस्ट को जरूर पढ़िए, 1000 पूरा क्वेश्चन जरूर तैयार करिए। हमने ये ऐसा तैयार किया ना, जैसे कि आपको लगभग 21 सेट दिया जाएगा, हर सेट में आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। 25-25 मान के चलिए पूरा 40 टेस्ट है, हर में आपका 25-25 क्वेश्चन है, यानी टोटल 1000 क्वेश्चन। इससे आसानी होगी, जिस लेवल का आपका पेपर में सवाल बनेंगे, कंप्यूटर पे जिस तरह के सवाल बनेंगे, वैसे ही टेस्ट हमने आपके लिए रेडी किया है। तो भाई इस नंबर मैसेज करके आप ये टेस्ट अपने पास मंगाइए, बहुत अच्छी तरीके से पूरा नया सवाल आपके बीच होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव होता है? हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो बौद्ध धर्म का प्रभाव है हेमिस महोत्सव पर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कहीं कहीं रिखम पदा भी लिखा होता है, तो बताएंगे रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, कौन सा प्रसिद्ध कथक नर्तक है जो कि पंडित बिरजू महाराज के छात्र हैं और भारतीय लेखा और लेखा सेवा में एक आधिकारिक रूप में भी कार्यरत रहे हैं? बताएंगे वह कौन से प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं जो कि पंडित बिरजू महाराज के छात्र हैं और भारतीय लेखा और लेखा सेवा में एक आधिकारिक रूप में भी कार्यरत रहे हैं? वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो सोना नारायण जी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, बक्सा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो तिलैया बांध है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी का मिलन बिंदु क्या है? तो साथियों, जो पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी का मिलन बिंदु वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं या पर्वतमाला है? बताएंगे आप सभी। तो वो नीलगिरी पहाड़ियाँ है जो कि पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी का मिलन बिंदु है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो साथियों, इनमें से भारत में मीठे पानी की झील कौन सा नहीं है? जैसे भीमताल है भाई, लोकटक भी है बड़ा पानी, लेकिन सांबर नहीं है। सांबर तो एक खारे पानी का झील है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके, राजस्थान राज्य में स्थित है ये सांबर झील, तो ये मीठे पानी की झील नहीं है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में ही है, लेकिन भारत के राजस्थान राज्य में है ये। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। भीतरगांव ईंट मंदिर किस काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? भीतरगांव ईंट मंदिर किस काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये गुप्त काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे आप सभी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? सभी बताएंगे। तो संघाई में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये वर्ष 2014 में शुरू की गई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? साथियों, कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ऑप्शन देखकर इस सवाल का राइट आंसर आप बता सकते हैं। एक तो श्रीलंका करता है, दूसरा कौन करता है भाई? मालदीव करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? किस शहर में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा? तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। तो साथियों, अब देखिए आपका 25 क्वेश्चन जो जीके क्वेश्चन पूछेंगे वो कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आपके पहले पोर्शन में 25 में से कितना स्कोर रहा? सभी बताएंगे। अब यहाँ से हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स आपके पेपर में सॉल्व पूछेंगे, वो टॉपिक के प्रश्न इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 26। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, यानी डिफिकल्ट का आप सभी को विलोम शब्द बताना है। द न्यू सिलेबस ऑफ फाइनल सेमेस्टर ऑफ एमबीए इज वेरी डिफिकल्ट, यानी जो नया सिलेबस है लास्ट सेमेस्टर ऑफ एमबीए का, यानी एमबीए का जो लास्ट सेमेस्टर यानी फाइनल सेमेस्टर है, उसका जो सिलेबस है वो बहुत कठिन है। डिफिकल्ट का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है? कठिन होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा भाई? जैसे प्रोब्लेमेटिकल का मतलब जानते क्या होता है? जो समस्त ग्रस्त होता है, या समस्याग्रस्त बोल सकते हैं आप लोग, समस्याग्रस्त। तो ये होगा क्या? इसका उल्टा, अपोजिट नहीं होगा। रिगिड का मतलब क्या होता है? जो रिगिड का कठोर जो होता है, जो बिल्कुल सॉलिड होता है, कठोर। इजी, डिफिकल्ट का उल्टा क्या होना चाहिए भाई? तो इजी होना चाहिए। डिफिकल्ट कठिन, इजी मतलब सरल। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उल्टा पूछा यानी विलोम शब्द पूछा है। परप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि परप्लेक्सिंग मतलब होता है जो कि उलझन पैदा करने वाला है। ऐसा कोई चीज होता है जो कि उलझन हमें पैदा कर देता है, हमें समझ में नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं? परप्लेक्सिंग बोलते हैं। ओके, लेकिन डिफिकल्ट का एंटोनिम इजी हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिस्ट्रेंट का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रिस्ट्रेंट का मतलब संयम होता है। क्या होता है? संयम होता है। अब इसका समानार्थी शब्द बताइए। सेल्फ अप्रेजल का मतलब होता है कि आत्म मूल्यांकन होता है। क्या होता है भाई? आत्म मूल्यांकन होता है। बताएंगे आप सभी। उसका सेल्फ एक्सपेक्टेंस है, इसका क्या होता है? आत्म स्वीकृत होता है। क्या होता है? आत्म स्वीकृत होता है भाई। ठीक, उसको सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है? सेल्फ मतलब आत्म होता है, स्टीम मतलब क्या होता है भाई? आप सब बताएंगे। स्टीम मतलब समान होता है, और उसके बाद सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्म कंट्रोल मतलब नियंत्रण। सभी बताएंगे। जैसे भाई हमने आपको बताया कि रिस्ट्रेंट मतलब संयम होता है, तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला सवाल को देखिएगा और इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या बनेगा सही जवाब। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, यानी सेंटेंस दिया है 4 खंड में तोड़ा गया है भाई। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी एक खंड है उसमें ग्रामेटिकल एरर है, वही आपको बताना है। सेंटेंस को पढ़ा जाए। इट हैज़ बीन नोटिस दैट अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट ही इज एडमायर्ड। जैसे सेंटेंस को यदि आप समझेंगे तो क्या बोल रहा है, इट हैज़ बीन नोटिस दैट अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट ही इज एडमायर्ड, यानी यह देखा गया है कि उसकी सभी कमियां, यानी अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट यानी उसकी सभी कमियां, इसके बावजूद भी उसकी ही इज एडमायर्ड यानी उसकी भी प्रशंसा की जाती है। यानी जो अच्छा रहता है वो कभी कोई चीज़ गलती कर देता है तो भी उसकी कमियां नहीं भुलाकर अच्छा ही किया जाता है, उसका प्रशंसा ही किया जाता है। तो यही सवाल ये बोल रहा है, यह देखा गया है कि उसकी सभी कमियों के बावजूद उसकी प्रशंसा की जाती है। बताएंगे आप सभी। तो दोस्त मेरे जैसे यहाँ पे अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट लिखा है, हालांकि जैसे कि उसकी सभी कमियों के बावजूद ना जो वाक्यांश है ये सहज लगता है, लेकिन उसके कमियों के बावजूद का अर्थ बताने के लिए सही जो आपका क्या होगा भाई, पूर्वर जो होगा आपका बावजूद या किसी सतह पर गति के जो आपका वितरण होता है कि, तो यहाँ पे जो अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट ये आपका क्या भाई, इसमें ये आपका ग्रामेटिकल एरर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि मेरे दोस्त आप जानते हैं कि उसकी सभी कमियों के बावजूद एक वाक्यांश जो ऐसा बोल रहा है, लेकिन इसके सहज लगता है कि उसकी जो कमियां हैं ना इसके बावजूद का अर्थ बताने के लिए सही पूर्व सर्ग का बावजूद या बावजूद होता है या पार का अर्थ, या आमतौर पर किसी सतह पर या गति होता है या वितरण होता है, न कि किसी चीज़ या निषेध या उस पर विजय होता है। तो यही क्या हो जाएगा भाई, अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट होगा। इसमें क्या होगा भाई, यही आपका मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। आउट ऑफ हैंड, यानी भाई आउट ऑफ हैंड यानी हाथ से निकल गया, यानी इन एन अनडिसाइडेड स्टेट की टू बी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, यानी वो क्या हो गया भाई, असीमित हो गया भाई, वो हाथ से निकल गया, अब हमारे नियंत्रण से बाहर निकल चुका है। जैसे आउट ऑफ हैंड बोलते हैं ना कि हमारे हाथ से हम निकल चुका है, वो अपने मन का करेगा, यानी टू बी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा भाई, यानी हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है वो। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बनेगा आपका राइट आंसर। टू बी सीरियस तो होगा नहीं भाई, टू बी एब्रप्ट तो होगा नहीं, टू क्या होगा, टू बी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपका परफेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा। रेक्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। लाइफ इज ए कलेक्शन ऑफ एफ मिरल मूवमेंट्स। एफ मिरल का जो स्पेलिंग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्पकालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अल्पकालिक बोलते हैं। तो एफ ए फेरल का जो सही स्पेलिंग हो जाएगा वो आपका है EPHE, एफ ई मिरल हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट स्पेलिंग होता है एफ ई मिरल का। EPHE होता है MERL, देखिए आप ई छोड़ा था बीच में, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, EPHE MERL, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके क्लियर, तो 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। दिस सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, कुड यू प्लीज स्पेसिफाई व्हाट इट मीन्स। दोस्त मेरे ये सवाल अच्छा है। सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल में, यहाँ जो सेंटेंस है उसके कई मीनिंग है भाई, बहुत सारे उसके मीनिंग है, अर्थ है। बताएंगे आप सभी सवाल का राइट आंसर। अब दोस्त मेरे हेट्रोजीनियस का मतलब आप समझते होंगे। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ से बना हुआ, अलग अलग तत्वों से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था भाई, क्लास 9th से लेकर 11th तक हेट्रोजीनियस होमोजीनियस का इस्तेमाल हमने किया था अच्छी तरीके से। जो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी विभिन्न प्रकार की चीज़ों से बना होता है, उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अब उसी प्रकार सेम उल्टा देख लीजिए, होमोजीनियस, एक ही प्रकार की चीज़ों से बना हुआ, उसे हम होमोजीनियस बोलते हैं। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, ऐसा जो कोई हर तरह से
समझाना चाहा, जिसका अर्थ हो कि स्पष्ट हो, ऐसा जो कई तरह से समझाना सके, जिसका अर्थ है कि स्पष्ट हो, यानी सवाल का एम्बिगुअस हो जाएगा, यानी सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग, यानी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेज एम्बिगुअस हो जाएगा। एमार्फस का मतलब जानते हैं, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। एमार्फस का मतलब होता है कि जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उसे हम एमार्फस बोलते हैं। एम्बिगुअस का मतलब ऐसा जो कई तरह से समझाना सके, जिसका अर्थ हो कि स्पष्ट, जिसका अर्थ स्पष्ट न हो, ये आपका परफेक्ट होगा भाई एम्बिगुअस का मतलब। तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा आपका राइट आंसर। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फोरमोस्ट का विलोम शब्द बताइए। फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे आगे होता है। फोरमोस्ट का मतलब होता है दोस्त मेरे सबसे आगे, बताइए तो इसका उल्टा क्या होगा। अब फोरकास्ट मतलब हम जैसे कि पूर्व अनुमान लगा लेते हैं ना, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान क्या है, जो बारिश होगी भाई, ठीक। और प्री मेच्योर का मतलब क्या होता है, प्री मेच्योर मतलब समय से पहले। प्री मेच्योर मतलब मेरे दोस्त समय से पहले, ठीक। डिस्पोज्ड का मतलब होता है, क्या होता है बताइए, व्यवस्थित होता है। डिस्पोज्ड मतलब होता है व्यवस्थित। और अनइम्पॉर्टेंट मतलब महत्वहीन होता है जो, यानी भाई सबसे आगे, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा, यानी महत्वहीन हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। फ्यूजन का पर्यायवाची शब्द बताइए। फ्यूजन का मतलब होता है कि विलय होता है, मेल होता है, तो इसका समानार्थी शब्द बताएंगे आप सभी। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है। तो दोस्त मेरे विलय जो होता है वो किसी चीज का मिक्सर ही होता है ना भाई। मेल जब होता है किसी चीज का मिलन ही होता है, यानी इसका जो समानार्थी शब्द मिश्रण हो, यानी ब्लेंड हो जाएगा। फ्यूजन का सिनोनिम्स ब्लेंड हो जाएगा। इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, या इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, घटक होता है, जो घटक होता है, ठीक है। और ग्राइंड मतलब जो पीस देते हैं हम लोग, पीसना। और ग्लाइड का मतलब क्या होता है, ग्लाइड ही होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताएंगे आप सब इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा भाई। एक्कोलैट्स का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। स्पेलिंग ठीक है भाई, चेक करते रहेगा आप लोग। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, जो प्रस्ताव हमारे लिए आता है, ठीक है, प्रस्ताव हो जाएगा। और मेरिट का मतलब क्या होता है भाई, मेरिट का मतलब होता है जानते हैं, असंख्या होता है, या बोल सकते हैं असंख्या, असंख्या होता है, ठीक। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, जो हम लोग व्याख्या करते हैं। इनकरेक्टली एक्सप्लेनेशन का स्पेलिंग क्या होता है भाई, सभी बताएंगे। EXPLANATION होता है एक्सप्लेनेशन। लेकिन देखिए एक्सप्लेनेशन स्पेलिंग तो ठीक ही दिया है भाई, ये भी आपका स्पेलिंग ठीक ही दिया है भाई। लेकिन दोस्त मेरे यहाँ पे आई नहीं होता भाई, ध्यान रखिएगा, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। EXPLANATION होता है, लेकिन बीच में देखिए आई है, आई नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यही आपका क्या है, इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एक और भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड दिया है, बताएंगे आप सभी कौन सा है। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग ठीक है। एलिगेंट का जो सुरुचिपूर्ण होता है, क्या, जो सुरुचिपूर्ण होता है, सुरुचिपूर्ण, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिगेंट। एफिशिएंट है, जो हम कुशल होते हैं, एफिशिएंट हम हैं, यानी कुशल। और क्राउडेड मतलब क्या होता है, जो भीड़ भाड़ वाला जगह होता है, भीड़ भाड़ वाला जो जगह होता है। डिफेक्टिव, जो दोषपूर्ण यानी जो खराबी होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग क्या होता है डिफेक्टिव का, DEFECTIVE होता है, डिफेक्टिव ये स्पेलिंग होता है। तो यही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है, क्योंकि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड।
बेनेवोलेंट का पर्यायवाची शब्द बताइए, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द बताइए क्या बनेगा। बेनेवोलेंट का मतलब होता है जानते क्या, परोपकारी। क्या होता है दोस्त मेरे, परोपकारी होता है। तो इसका बिल्कुल समान वाला शब्द बताइए, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय होता है। क्या होता है भाई, रहस्यमय होता है, मिस्टीरियस मतलब। उसके बाद इंथुजियास्टिक का मतलब क्या है, जो उत्साह होते हैं हम लोग, इंथुजियाज्म जिसे हम बोलते हैं, इंथुजियाज्म, इंथुसियास्टिक उत्साह। होस्टाइल मतलब जो शत्रुतापूर्ण होता है भाई, होस्टाइल मतलब क्या होता है, शत्रुतापूर्ण जिसे हम लोग कहते हैं भाई। उसके बाद काइंड मतलब दयालु, परोपकारी, इसका समानान वाला शब्द क्या हो, काइंड हो जाएगा, नहीं दयालु हो जाएगा। काइंड मतलब होता है दोस्त मेरे दयालु। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए, रेक्टिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस बाय द सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन प्रोवाइडेड। यानी देखिए, ये आपका सेंटेंस दिया, इसमें किसी ना किसी चीज का स्पेलिंग गलत दिया है, सभी बताएंगे। देखिए क्या दिया भाई, द नाइट्स, नाइट स्पेलिंग देखिए ये आपका ठीक है भाई, KNIGHTS। द नाइट्स ऑफ किंग ऑर्थर वर नोन बाय फॉर देयर चिवेलरी। तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। वैसे तो भाई नाइट्स का स्पेलिंग तो यही होता है नाइट का, लेकिन सवाल देखिए रेक्टिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस, यानी ये वाला नाइट्स वाला, इसमें देखिए ये आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये आपका सही होगा, के वाला KNIGHTS, जिसमें के साइलेंट होता है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताएंगे आप सभी इनमें से कौन सा इनकरेक्ट दे रखा है भाई। जैसे ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज हमारे यही टारगेट रहेगा कि 4 फरवरी के लिए आपकी तैयारी अच्छी करवाया जाए और पूरे एग्जाम तक क्लास लिया जाए। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से भाई, पूरी तरह से। उसके बाद अंटिल का मतलब क्या होता है, अंटिल यानी जब तक। अंटिल मतलब क्या होता है, जब तक होता है। फुलफिल मतलब क्या होता है, पूरा ना हो जाए। अब फुलफिल का स्पेलिंग क्या होता है, FULFILL होता है, ना कि भाई FULFEE होता है, नहीं, FULFILL होता है। फुलफिल मतलब पूरा ना हो जाए। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पूरा ना हो जाए कि पूरा हो जाए भाई, बताइए। तो इस सवाल का डी ऑप्शन इनकरेक्ट दिया है भाई, स्पेलिंग चेक करिएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर आस्क्ड अस टू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन द एग्जाम। बताएंगे आप सभी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स का। जैसे द टीचर आस्क्ड अस टू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन द एग्जाम, यानी शिक्षक ने हमसे परीक्षा में जो आपका सारांश है इसके मुख्य विचार को क्या कहा, बताने के लिए कहा। यानी इसमें क्या होगा, अंडर एस्टिमेट यानी कम आंकने के लिए बोला। अंडर एस्टिमेट मतलब क्या होता है, कम आंकना। समराइज यानी द टीचर आस्क्ड अस टू समराइज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन द एग्जाम, यानी शिक्षक ने हमसे परीक्षा में सारांश के मुख्य विचार को सारांश बताने के लिए कहा, समराइज करने के लिए कहा। तो दोस्त मेरे, और इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष होता है भाई। प्लेगेरिस का मतलब का जो साहित्यिक चोरी होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। केयरफुल का पर्यायवाची शब्द बताइए। बताएंगे आप सभी। केयरफुल मतलब सावधान। करप्ट मतलब क्या होता है, भ्रष्ट होता है ना भाई, करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है, जो आकर्षक होते हैं भाई। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, है ना। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, संचारक होते हैं। क्या होता है, संचारक होते हैं। और कॉर्टियस का मतलब क्या, जो सतर्क होते हैं। अब मिल गया भाई सिनोनिम्स। केयरफुल मतलब हमने आपको क्या बताया, देखभाल या सावधान, सावधान। तो इसका जस्ट समान वाला शब्द क्या हो, कॉर्टियस हो जाएगा, यानी सतर्क। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर। चलिए भाई, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। अ पर्सन हु रूल्स विथ एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी। बताएंगे
एक व्यक्ति जो पूर्ण शक्ति और अधिकार के साथ शासन करता है उसे हम क्या बोलेंगे? एक व्यक्ति जो मान लीजिए भारत में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो पूर्ण शक्ति और अधिकार के साथ शासन कर रहे हैं ना, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? सॉवरेन का मतलब क्या होता है? जो हम संप्रभु कहते हैं। क्या संप्रभु मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉवरेन। डिक्टेटर उन्हें बोलेंगे, यानी जो तानाशाह होते हैं। क्या मेरे दोस्त? जो तानाशाह होते हैं, तो ये डिक्टेटर हो जाएगी सॉल्व का राइट आंसर। इस सेंटेंस के लिए एक शब्द में डिक्टेटर। रूलर मतलब क्या होता है आप जानते हैं? शासक हो जाएगा भाई। और सीनेटर मतलब जो ना, सीनेटर मतलब सीनेटर ही होता है, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो पूर्ण शक्ति और अधिकार के साथ वो शासन करता है तो उसे डिक्टेटर कहते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। तो साथियों यहाँ से हम लोग अब मैथ के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अच्छी तरीके से मैथ के सवाल आप हल करेंगे। 40 kg, 49 kg, 56 kg, 66 kg और 37 kg वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन केजी में कितना होगा? औसत हम कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को पहले जोड़ते हैं। 40, 49, 56, 66, 37, टोटल जितना संख्या रहता है उससे हम भाग करवा देते हैं। देखिए 40, 49 कितना होगा आपका? ऐसे नहीं जोड़ते हैं। देखिए 7 6 13, 13 6 19, 19 9 28, 28 का 8 और 2 हो जाएगा। 28 का 8 2 कैरी, 3 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 2 24, 248 बटे में 5 आ रहा है, यानी कितना आएगा? अब इसका भाग कराया जाए। 5 चौका 20, 5 चौका 20, उसके बाद 5 चौका 20, यहाँ से दोस्त मेरे 5 चौका 20, 48, 5 9 45, 48 में से 45 3 पॉइंट लगा देंगे, 0 36 यानी 5 36, 49.6 आ गया, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी उन परिवार का जो औसत वजन केजी में है वो 49.6 केजी में है। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसा आप सवाल को हल करें। और दोहरा जो आपका SSC MTS का 24 में एग्जाम हुआ था, तो उसमें भाई हर शिफ्ट में लगभग आपका 2 से 3 सवाल यही सवाल पूछ रहे थे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक फिल्म की 24 टिकटों का मूल्य 768 रुपये है। उस फिल्म की 32 टिकटों का मूल्य रुपीज में क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ सभी टिकटों का मूल्य एक समान है। तो साथियों ये तो बहुत सवाल आसान है भाई हमारे लिए। जैसे 24 टिकटों का जो दाम है वो 768 रुपया है, तो हम एक टिकटों का दाम निकाल लेते हैं। तो 768 बटे में 24, तो एक टिकट का दाम निकल आएगा। तो डायरेक्ट हम 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा आंसर आ सकता है भाई। एक टिकट का दाम निकालेंगे तो इससे भाग कराएंगे, जितना आएगा 32 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो डायरेक्ट ऐसा क्यों ना करता, हम डायरेक्ट ही काटा लेते हैं भाई। अब यहाँ से देखिए, चलिए पहले 24 का भाग हम लोग 768 में गिराते हैं। 24 तिया 72, 24 दिन 48, यानी 32 बार में कटेगा। अब उसका 32 गुणा 32 कर देंगे तो हमारा 32 टिकटों का मूल्य आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 2 दूना 4 1024 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 32 टिकटों का मूल्य रुपीज में कितना होगा? 1024 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल भाई। जैसे एक फिल्म की 24 टिकटों का मूल्य 768 रुपया दिया है, हमसे 32 टिकटों का मूल्य पूछा है, तो हम यदि एक टिकट का मूल्य निकालेंगे तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 टिकट का रुपया में हमें मालूम हो जाएगा कि कितने रुपए का होगा 32 टिकट। तो इसी प्रकार हमने सवाल निकाला, एक टिकट का निकाला 32 है, 32 में 32 का मल्टीप्लाई किया तो पूरे 32 टिकटों का मूल्य हमें मालूम हो गया कि रुपीज़ में कितना है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर 7-8 ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। SI बराबर क्या होता है? सभी को मालूम होगा। SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में जो कि 3500, रेट हमेशा परसेंटेज में 3%, टाइम 2 वर्ष बटे में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 35 दूना 70, 70 तिया कितना हो जाएगा? 321 यानी 210 हो जाएगा, यानी 210 इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके क्लियर? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 24 और 40 को पूर्णतः विभाजित करती है। सवाल कॉल करिए भाई, इनमें से वह सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 12, 24 और 40 को पूरी तरीके से भाग करेगा?
विभाजित करेगा? 3 भी है भाई, लेकिन 3 तो 40 को नहीं काटती है, तो ये नहीं होगा। 2 है, 2 12 को भी काटेगी, 24 को भी काटेगी, 40 को भी काटेगी, लेकिन 4 भी तो है, तो यही बड़ी संख्या हो जाएगी 4। 4 तेई 12, 4 छंग 24, 4 धाम 40, यही बड़ी संख्या है ना भाई। 4 एक ऐसी संख्या है, 4 एक ऐसी संख्या है जो कि 12, 24 और 40 को पूर्णतः विभाजित करेगी, यही सबसे बड़ी संख्या है। 2 है, लेकिन 2 तो छोटी है ना 4 से, तो यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। 40 होता, लेकिन 40 तो केवल 40 को काटेगा, 12 24 को कहाँ काट रहा है? क्लियर? तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती? 1 से। 1 3 5 7 9 11 13 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया भाई 1 से लेकर 8, पहले से लेकर 8 विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो इनका माध्य, माध्य मतलब औसत, औसत निकाल लीजिए भाई। अब इनको जोड़ना पड़ेगा हमें। 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 और 11 36, 36 13 49, 49 15 64, यानी 64/8, यानी 8 ही आएगा इसका आंसर। तो भाई औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितना संख्या रहता है उससे भाग कराते हैं। टोटल जोड़ने पर 64 आया, टोटल संख्या जोड़ने पर 64 है, लेकिन टोटल पूरी तरह नंबर कितना? 8 ही है, तो 8 से भाग कराएंगे तो 8 ही आएगा भाई, 8 64, यानी सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। तो यहाँ से अब हम लोग रीजनिंग के सवालों को हल करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में ऑल मेन फाइट को AOEIUH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और मेन सेब एवरीडे को MNTPEI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसी कूट भाषा में मेन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो साथियों, इसमें आप सभी से सिंगल मेन का कोड पूछा, तो कॉमन चेक करिए तुरंत। देखिए, पहले वाले मेन है और दूसर के वाले में भी मेन है, जो हमसे पूछा है कॉमन मिल गया भाई। जब कॉमन मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? जब हमें कॉमन मिलता है तो हम क्या करते हैं? जो इनका कोड होगा उसमें भी कोई ना कोई कॉमन हमें जरूर मिल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। AOEIUH पहले कोड, दूसरे के का MNTPEI। EI देखिए है, EI पहले वाले में भी है, दूसरे के वाले में, तो मेन का कोड क्या हो जाएगा? EI हो जाएगा, क्योंकि भाई जिस तरह से मेन कॉमन था उसी प्रकार EI भी कॉमन है। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक निश्चित कूट भाषा में कर्ड को 24-36 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और डॉक्स को 37-19 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या होगा? तो दोस्त मेरे, जैसे देखिए डी का कोड पूछा है तो डी कॉमन चेक करिए। देखिए, कर्ड में भी डी है और डॉक्स में भी डी है, यानी कि डी कॉमन है। इनका मतलब कि इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन हमें मिल जाएगा जरूर भाई। तो देख सकते हैं आप लोग, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी कर्ड के कोड में भी 3 है और डॉक्स के कोड में भी 3 है। तो डी जिस प्रकार कॉमन था उसी प्रकार 3 भी कॉमन है, तो यही हमारा आंसर हो जाए, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर? यहां तक आपको किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ABCEFKIJK MNO बताएंगे। जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो हमने आपको क्या बताया? पहले अक्षर का रिलेशन बनाइए, जैसे A E I M, E होता 1, E होता 5, I होता 9, M होता 13। 1 से 5 यानी इसमें प्लस 4 हुआ, 5 से 9 प्लस 4 हुआ, 9 से 13 प्लस 4 हुआ, तो इसी प्रकार 13 में 4 जोड़ देंगे 17। 17 पर कौन सा अक्षर आता है? क्यों आता है, यानी जो हमारा आंसर मिला वो क्यों से मिलेगा, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था भाई हमने आपको कहा है कि जब भी अक्षरों का श्रृंखला है तो सबसे पहले आपको पहले अक्षर का रिलेशन लगाना है, निकालना है। यदि आपने पहले अक्षर का अच्छी तरीके से रिलेशन निकाल दिया, उसके बाद आपने ऑप्शन चेक कर लिया, तो आपका पूरी तरीके से सवाल हल हो जाएगा। जैसे देखिए, यही सवाल आपका कोई भी ऑप्शन देखिए क्यों से शुरुआत नहीं किया है, केवल पहला ऑप्शन आपका क्यों से शुरुआत किया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा सवाल को हल करने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक निश्चित कूट भाषा में
फाइंड द की को SO HD SM लिखा जाता और की टू सक्सेस को GJ SO LA लिखा जाता। तो उसी कूट भाषा में की को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्त मेरे इस बार की का कोड पूछा है ना, तो सिंगल की पूछा तो कॉमन चेक कर लेते। देखिए फाइंड द की, पहले वाले भी की है और दूसरे वाले में भी की है। इसका मतलब कि जिस प्रकार की कॉमन मिला तो इनके कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन जरूर मिल जाएगा। चेक करिए, देखिए सो देखिए पहले वाले में भी है, सो दूसरे वाले में। देखिए पहले के कोड ये है, दूसरे के कोड ये है, तो देखिए सो कॉमन है तो की का कोड क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन होमवर्क। हमने आप सभी से स्टार्टिंग में कहा था कि 51 जो नंबर क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। HPML का कोड MURQ है, CJGF का कोड HOLK है, तो RJWB का कोड क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर होमवर्क में क्या होगा। तो साथियों ये फाइनली हमने 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो अब बताइए कि आप सभी का इन 51 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ओके। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज इससे हो सकता है कि SSC MTS हवलदार एग्जाम के लिए 3-3 क्लास हम आपको दे, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए। क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगी। तो साथियों यहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखिए भाई। किसी प्रकार का आपको डाउट होती है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। सारा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर का सारे SSC के एग्जाम का GK इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेकर आपको पेपर में जाकर बैठना है। ओके दोस्त मेरे, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, माता रानी की कृपा रहे कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। तो सभी को गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।